भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। टॉपस्फीयर एडवांस सामान्य ज्ञान बुक से पार्ट 45 और पॉलिटिका पार्ट 2। भारत के संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहलाता है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा इसमें जोड़े गए कुछ अन्य शब्दों के बाद उद्देशिका इस प्रकार है। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तुत प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रस्ताव को इन शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। प्रस्तावना में उल्लेख: हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के नागरिकों या लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की उद्घोषणा करते हैं। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 ईस्वी के निर्माण में घोषित किया गया था। 1960 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानते हुए व्यवस्था दी कि विधेयिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। 1973 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केशव भारती बनाम केरल राज्यपाल ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधेयिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती ने सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत देते हुए प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मानते हुए कहा कि संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। हाँ, वैसे संशोधन किया जा सकता जिससे संविधान की मूल आत्मा या उद्देश्य को मजबूती या दृढ़ प्रदान किया जा सके। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। भारत के राजनीतिक मनीषियों ने भारतीय संविधान के निर्माण में अनेक देशी और विदेशी स्रोतों की सहायता ली, तथापि भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी का दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में प्रायः 250 अनुच्छेद तो ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः लिए गए हैं या फिर शब्दों में थोड़े बहुत हेरफेर के साथ। भारतीय संविधान के निर्माण में सहायक विदेशी स्रोत। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्वालोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उन पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। नंबर 3,
जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। नंबर 4, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, नीति निर्देश सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन का प्रावधान लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं ली गई है। संघ शब्द के लिए फेडरेशन की जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया तथा संघ व राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये सब कनाडा से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां ग्रहण की गई है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा संवर्ती सूची का प्रावधान, संसदीय विशेषाधिकार, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ग्रहण किए गए हैं। ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न देशों विदेशों स्रोतों का थोक में आयात या इस्तेमाल करने के कारण इसे ही अक्सर लोग भानुमति का पिटारा या अथवा उधार का थैला कहते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में प्रथमता अथवा मूलतः 8 अनुसूचियां थी। 1951 ईस्वी के बाद संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विभिन्न कालखंडों में 4 और अनुसूचियों के जोड़े जाने पर वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई है। प्रथम अनुसूची। इस अनुसूची में भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों एवं 7 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नोट, दिल्ली को संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। भारत के 28 राज्य असम, केरल, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, नागालैंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम, मेघालय, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। भारत के 8 संघ शासित क्षेत्र: दिल्ली, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। द्वितीय अनुसूची। इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों तथा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को भारत को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्तों व पेंशन आदि का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश व विभिन्न पदाधिकारी द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ अनुसूची। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सदस्यों की संख्या का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचियों, क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची। इस अनुसूची में मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान उल्लेखित है। सातवीं अनुसूची। इस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के विषय में उल्लेख है। इसके
अंतर्गत 3 सूचियां हैं जो निम्नलिखित हैं। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय रक्षा, विदेश संबंध, सशस्त्र बल, रेलवे, विदेशी कर्ज, नागरिकता, सीमा शुल्क, खान एवं खनिज, बैंकिंग, मुद्रा, आंतरिक सुरक्षा, वायु एवं समुद्री मार्ग आदि पर केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है। संविधान के लागू होने तक इसमें कुल 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इस सूची में दिए गए विषय स्थानीय शासन, कृषि, वन, पुलिस, जेल, लोक व्यवस्था, सड़क, पुल, अंतर्देशीय जलमार्ग, बिक्री कर आदि पर राज्य सरकार कानून बनाती है। किसी विषय के राष्ट्रीय हित से जुड़े होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत यानी राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, पर केंद्र सरकार के किसी विषय पर कानून बनाने पर उसी विषय पर राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून निरस्त या समाप्त माना जाता है। संविधान के लागू होने के समय इस सूची के तहत 47 विषय दंड विधि, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह एवं विवाह विच्छेद, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, सिविल प्रतिक्रिया संहिता, पशुओं के प्रति क्रूरता आदि थे। वर्तमान में इसमें के अंतर्गत कुल 52 विषय हो गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं था, अब यहाँ नहीं था होगा, अब तो यहाँ भी लागू हो गया। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आते वैसे अवशिष्ट या बचे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। शुरुआत में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी में 21वां संशोधन सिंधी को 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया। 2004 ईस्वी में 92वां संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को भी इस अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। भारत की अनुसूचित भाषाएं हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसी, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, डोगरी, मणिपुरी, बोडो, संस्कृति। और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बांग्ला है, उसके बाद तेलुगु है, उसके बाद मराठी है, उसके बाद तमिल है, उसके बाद उर्दू है, फिर गुजराती, फिर कन्नड़, मलयालम, उड़ीसी। ये आंकड़े 2001 की जनगणना पर आधारित है। मणिपुर के आंकड़े संपूर्ण नहीं है क्योंकि इस राज्य के सेनापति जिले के प्रखंड पाओ माटा तथा पुरुल प्रखंड के जनगणना परिणाम रोक दिए गए थे। संस्कृत के आंकड़ों यानी नील है का प्रयोजन यहाँ उपेक्षा करने योग्य से है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि यह आबादी के अधिसंख्य यानी 41.03% लोगों की भाषा हिंदी है, यानी संपर्क भाषा है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़े गए। इस अनुसूची के तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम है जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। पर 11 जनवरी 2007 ईस्वी को संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि यदि इनमें किसी भी कानून के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय में उस कानून को चुनौती दी जा सकती है, जिसकी समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।
10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी के द्वारा संविधान में जोड़े गए इस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का विवरण दिया गया है। 11वां अनुसूची 1993 ईस्वी में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इन संस्थाओं को 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची इस अनुसूची में शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देते हुए 18 कार्य क्षेत्र के विषय निश्चित किए गए। यह अनुसूची 1993 ईस्वी में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। संघ और उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। राज्य वो उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार दिया गया है कि सामान्य बहुमत व विधायी प्रक्रिया द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। देशी रियासतों का विलय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता को समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार को जब लगने लगा कि भारत की स्वतंत्रता अब संभावी है तो उसने भारत को खंड-खंड कर देने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। एक तो भारत से पाकिस्तान को अलग करने की मुस्लिम लीग की मांग को बल प्रदान किया। दूसरे उसने भारत में देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में स्वतंत्रता पूर्वक सम्मिलित होने और अपनी भावी संबंधों का निश्चय करने की आजादी प्रदान कर दी। भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दृढ़ निश्चय व गहरी सूझबूझ से और लॉर्ड माउंटबेटन की सहायता से ब्रिटिश सरकार की चाल को असफल कर दिया। भारत के देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बातचीत के द्वारा आसानी, सूझबूझ व दृढ़ निश्चय से 539 देशी रियासतों को आसानी से भारत संघ में विलय करा लिया। इस कार्य हेतु पटेल ने रियासती मंत्रालय बनाया था। जूनागढ़ रियासत के शासक ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी, पर वहां की जनता ने इसका जोरदार विरोध किया। अंततः भारत सरकार ने कठोर कार्रवाई करने का मन बना लिया और ये जूनागढ़ रियासतें भारत में शामिल हो गए। हैदराबाद रियासत ने निजाम ने भी भारत में विलय से इनकार कर दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक हैदराबाद रियासतों को भी भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा दिलीप सिंह ने पाकिस्तान कबाइलियों के आक्रमण से डरकर स्वेच्छा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का भी भारत में विलय हो गया। भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के क मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको अब निरस्त कर दिया गया। इसमें अनुच्छेद 238 था। भाग 7 जिसमें अनुच्छेद 238 था, इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 के क नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 से 243 य 6 तक। भाग 9 के ख सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 के य ज से
यौन तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 के को। भाग 11 संघ राज्य संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संविदाएं संपत्तिवाद। अनुच्छेद 264 से 300 के को तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य व समागम। अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 के को अधिकरण। अनुच्छेद 323 के को ख। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपत उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395। भारतीय नगरपालिका। भारतीय नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11 भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, यानी सभी भारतीय नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्नलिखित आधारों में से किसी एक आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 जन्म से 26 जनवरी 1950 ईस्वी से, यानी भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि से जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अपवाद में विदेशी नागरिकों व राजनयिकों के बच्चे के संबंध में यह नियम लागू नहीं होगा। नंबर 2 वंश परंपरा से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद विदेश में जन्म लेने वाला शिशु भी भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई एक भी भारतीय नागरिक हो। नंबर 3 पंजीकरण द्वारा। निम्नलिखित आधारों पर पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय मूल के वे नागरिक जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हो, वे व्यक्ति जो नागरिकता के लिए पंजीकरण आवेदन देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हो, वैसे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुके हो या निकट भविष्य में विवाह करने जा रही हो, वे लोग जो राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक हो, भारत में रह रहे हो या यहाँ भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो। नंबर 4 देश के भूमि विस्तार द्वारा। भारत में यदि किसी विदेशी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो उस भूभाग में रह रहे व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 5 देशीकरण द्वारा। कोई विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को देशीकरण के लिए आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार भारत में जन्म लिए उस व्यक्ति को ही भारत की नागरिकता अब मिल पाएगी जिसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पूर्व की शर्त कि उस व्यक्ति को 6 माह तक भारत में निवास करना जरूरी है को परिवर्तित कर अब 5 वर्ष कर दिया गया है, यानी अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों से भारत में निवास करना जरूरी है। ये कब हुआ? तो 1986 के संविधान संशोधन के समय। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जहां पहले किसी संबंधित व्यक्ति को 5 वर्ष तक भारत में रहना जरूरी था, अब यह अवधि 10 वर्ष की हो गई है। नोट:
भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा, जम्मू कश्मीर व असम सहित। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्नलिखित विषयों के संदर्भ में अपने राज्यों में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में अस्थायी रूप से बसने के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां अथवा इस प्रकार की अन्य सहायता के संबंध में। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत 3 तरीका से भारतीय नागरिक छीना जा सकता है, यानी अंत हो सकता है। नागरिकता का स्वतः परित्याग करना। नंबर 2, सरकार द्वारा नागरिकता छीन लिए जाने पर, अथवा नंबर 3, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की धारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अथवा मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संविधान संशोधन द्वारा 7वें मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 19 के F संपत्ति का अधिकार को हटा देने से अब मात्र 6 मूल अधिकार ही अस्तित्व में है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की थी। इस संकल्प को कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी स्थान दिया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता एवं भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य किसी भी मौलिक अधिकार को केंद्रीय सरकार स्थगित या निरस्त कर सकती है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार मात्र रह गया। समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, ये 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। राज्य का कानून सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होगा। इस मामले में राज्य किसी व्यक्ति को अमीर या गरीब होने अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य अपने नागरिकों को जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य स्त्रियां, बालकों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर राज्य किसी पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी नागरिक से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अवसर की समानता प्रत्येक आम नागरिक को होगी। अनुच्छेद 17, अतृप्तता का अंत। छुआछूत या अतृप्तता के उन्मूलन हेतु इसे दंडनीय अपराध की संज्ञा दी गई है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। राष्ट्रपति को अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। राज्य भी सेना अथवा विधान संबंधी या सामाजिक सेवा सम्मान छोड़कर किसी भारतीय नागरिक को अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। 19 से 22 तक है ये। अनुच्छेद 19 के तहत
मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई थी, अब 6 रह गए हैं। अनुच्छेद 19 के को बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है 19 के को में। अनुच्छेद 19 के खो बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक एकत्र होना व सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के गो संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के घ स्वतंत्रता पूर्वक देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंग देश के किसी भी भूभाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर को छोड़कर अब यहाँ भी मिल जाएगा। अनुच्छेद 19 के चौ संपत्ति का अधिकार इसे 1978 ईस्वी के 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार के तहत कर दिया गया है। अनुच्छेद 19 के छः किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने और इच्छित जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान। वर्तमान कानून के तहत ही दोषों को सजा मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ जिस समय अपराध हुआ उस समय जो कानून था उसी के अनुसार उसे सजा दी जाएगी। किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड व्यवस्था को छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के को 6 से 14 वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को राज्य विधि द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संबंधित राज्य अपने निर्धारित कानून के तहत इस नागरिक अधिकार को अंजाम देंगे। यह व्यवस्था 2002 ईस्वी के 86वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। सामान्य दशा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर हिरासत में लेने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर आने जाने समय को छोड़कर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह कानूनी परामर्श लेने का अधिकार। निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 22 खंड 3 से 6। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने के पूर्व भी शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। जब देश को, राज्य को या आम लोगों को कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था को किसी व्यक्ति से खतरा होने की पूर्व सूचना मिलती है तो इस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है। यदि उसकी हिरासत अवधि बढ़ानी हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण यदि देश हित या लोक हित के विरुद्ध समझा जाता हो तो उसे गुप्त रखा जाता है। निवारक निरोध से संबंधित बने कुछ कानून। निवारक निरोध अधिनियम 1950 इसे 1971 में समाप्त कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा जिसे कहते हैं, इसे 1979 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। विदेश मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 इसके तहत पूर्व में तस्करों के नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। 13 जुलाई 1984 के एक अध्यादेश द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 इसे जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून यानी टाडा इस सर्वाधिक कठोर निवारक निरोध कानून को 23 मई 1995 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया है। पोर्टो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 टाडा का ही एक अन्य रूप पोर्टो को
25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को देश में लागू किया गया। इसके तहत कई आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया और कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित यानी बैन किया गया। 28 मार्च 2002 ईस्वी को एक अधिनियम द्वारा इसका नाम बदलकर पोटो यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कर दिया गया। व्यापक जन विरोध के बाद इस निवारक निरोध कानून को 2004 ईस्वी में 21 सितंबर को समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 और 24 है इसमें आर्टिकल। अनुच्छेद 23 मनुष्य के क्रय विक्रय बलात्कार श्रम का निषेध। इसके तहत मानवों की खरीद बिक्री बेकार करवाने अथवा जबरदस्ती किसी प्रकार से श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। आवश्यक होने पर केवल राष्ट्रीय सेवा हेतु व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध। इसके द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों, कारखानों, उद्योगों अथवा किसी प्रकार के जोखिम भरे काम पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 25 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मानने और उसके प्रचार प्रसार करने हेतु स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक संस्था की स्थापना व उसका विस्तार कर सकता है, उस संस्था के तहत संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उस संस्था का प्रशासन स्वेच्छानुसार चला सकता है। अनुच्छेद 27 किसी धार्मिक संस्था के संचालन से किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति अथवा उसके पोषण में हुए व्यय के लिए राज्य उस संस्था का संचालन से इस संबंध में कोई कर यानी टैक्स नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उस शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों से किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बला सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली अथवा उससे सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के कारण प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं और वो राज्य उस संस्था को अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार की महत्ता को दृष्टि में रखकर डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध लेखन यानी प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी अधिकार, परीक्षा लेख, को वारंटो। एक बार फिर से 5 प्रकार की रीट। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडेमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्टियोररी अधिकार, परीक्षा, को वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेखन, उत्प्रेषण, अधिकार, परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो वह इस प्रावधान के तहत न्यायालय से अपील कर सकता है कि जिस न्यायालय बंदीकरण यानी गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को सशरीर निश्चित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करे,
जिससे किसी न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर फैसला ले सके कि बंदी को मुक्त करना है या नहीं। ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ही दे सकता है। परमादेश मेंडामस किसी पदाधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करने पर न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को परमादेश या इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर उसे कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जा सकता है, जिसे न मानने पर संबंधित व्यक्ति दंड के भागी बनते हैं। प्रतिषेध प्रोहिबिशन यह रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकने के लिए किया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। उत्प्रेषण यानी सर्टियोरिटी इस लेख द्वारा उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालयों को निर्देश जारी करता है कि वह अपने अधीन लंबित मुकदमों को निर्णय हेतु किसी वरिष्ठ न्यायालय को भेज दे। अधिकार पिछड़ा लेख को वारंटों अवैधानिक रूप से किसी पद पर आसीन व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस रिट द्वारा आदेश जारी कर प्रश्न पूछता है कि वह उक्त पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने तक वह व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन अमेंडमेंट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स 1967 ईस्वी के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मुकदमे के पूर्व अदालतों ने 1951 ईस्वी और 1965 ईस्वी के फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकार से संबंधित संविधान के भाग 3 में संशोधन कर सकती है, उसे वैध माना जाएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संसद के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 में किसी प्रकार के संशोधन के अधिकार पर रोक लगा दी, यानी संसद भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। 1971 ईस्वी में 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद ने संविधान के अनुच्छेद 13 से 368 में संशोधन करने के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। अब नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 में पुनः संशोधन करने का अधिकार संसद ने अपने संशोधन विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में संशोधन करने की उसकी शक्ति पर मोहर लगाकर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे के निर्णय को पलट दिया। इस बाद में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया तथा कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ा गया और ऐसी व्यवस्था की गई कि इस संबंध में संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन पर न्यायालय किसी प्रकार की आपत्ति और प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मुकदमे के फैसले में यह निर्धारित किया गया है कि न्यायालय को संविधान की मूल आत्मा की रक्षा का अधिकार प्राप्त है, अतः न्यायालय संसद द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के संशोधन पर विचार कर सकती है, उसका पुनरावलोकन कर सकती है। इसी के साथ संसद द्वारा किया गया 42वां संविधान संशोधन रद्द घोषित कर दिया गया। राज्य के किसी नीति निर्देश तत्व ये यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।